बेटा हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट्स की। तो इक्विवेलेंट वेट के आगे आपके पास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, जैसे मैंने बताया था ना कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इनटू मोलैरिटी था। n क्या था यहाँ पे? n था आपके पास रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को मैंने क्या ले लिया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब ये n क्या है? अब n का ना कई नाम बनेंगे, तो इसका मतलब n क्या बन सकता है? तो डिफरेंट चीजों के लिए n की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर मेरे को एसिड लिखना हो तो यहाँ पे n क्या बन जाएगा? दिस n विल बी कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी का मतलब उस एसिड के पास कितने H पॉजिटिव है जो वो लूज कर सकता है। रिप्लेसेबल वर्ड लिखना है हमने, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड। टोटल H पॉजिटिव आयंस नहीं, कितने H पॉजिटिव वो लूज करेगा। सिमिलरली बेस में इक्विवेलेंट वेट क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n की वैल्यू यहां पे शिफ्ट कर दो। दिस इज एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी का मतलब बेस में कितने OH नेगेटिव है जो वो लूज करेगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस ऑफ बेस। रिप्लेसेबल का मतलब कितने आयोनाइजेबल होंगे, कितने H पॉजिटिव यूज करेगा वो बेसिसिटी, कितने OH नेगेटिव यूज करेगा वो एसिडिटी। सॉल्ट के केस में क्या आ गया? इट इज टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन। टोटल वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? वैलेंसी कितनी है कैटायन की? सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 पॉजिटिव। और फॉर्मूले में वो कितनी बार आएगा ये एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स के साथ। तो वैलेंसी ऑफ कैटायन इज वैलेंसी ऑफ कैटायन इनटू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन द फार्मूला, ये बन जाएगा उसकी टोटल वैलेंसी। तो n की कितनी वैल्यूज अलग से बढ़ेंगी, वहां से इक्विवेलेंट वेट उस सब्सटेंस का आएगा। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करूंगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है। और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो n क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा। और अगर आयंस आ जाए, आयंस का मतलब जैसे कार्बोनेट आयन आ जाए, सल्फेट आयन आ जाए, तो इसमें क्या आएगा? इस आयन के ऊपर कितना चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एसिड में क्या बन गया? एसिड में n क्या बनेगा? बेसिसिटी। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट अगर मैं कहूं ना एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालो तो क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिड में क्या लिखोगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेस में क्या लिखोगे? इट इज एसिडिटी ऑफ बेस। सॉल्ट में क्या लिखोगे? आपको डिवाइड किस चीज से करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो इसका मतलब हर एक में जो डिवाइड करना है वो n फैक्टर आपका यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब एसिड में मेरे को किससे डिवाइड करना है? फॉर एग्जांपल मैं एसिड्स की बात करूं, एसिड में आपको बेसिसिटी पता हो कितनी है, इसमें एक H पॉजिटिव, इसमें रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितनी है? 2। रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितनी है? 1। तो मेरे को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट को मैं इस बेसिसिटी से डिवाइड कर दूंगा। तो मॉलिक्यूलर वेट को मैं बेसिसिटी से क्या कर रहा हूं? यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं। तो इसका मतलब HCl में इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो गया। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास? एक नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इनटू मोलैरिटी। इसका मतलब अगर मेरे को आप बोलो 2 मोलर HCl तो 1 बन गया, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या होगी? सेम हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H है जो लूज कर सकता है? 2। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98/2, इक्विवेलेंट वेट 49 आएगा। इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम भी हो सकती है। अगर मेरे पास 1 मोलर है तो सल्फ्यूरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 2 नॉर्मल। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या सेम होती है? आंसर इज नो। तो आपको ये n फैक्टर जो है ये देखना पड़ेगा कितना आएगा। नाइट्रिक एसिड में एक ही तो H है, तो इसका मतलब इसका 63/1, 63 इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या होगी? सेम होगी। अब ये कौन से 3 एसिड आ गए? फॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दो, फॉस्फोरस एसिड, एक और कम कर दो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस, ये हाइपोफॉस्फोरस। कितने H प्रेजेंट है? तीनों में 3। तो इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो गई? कितने H प्रेजेंट है? अगर हम उसको हिसाब से चले तो बेसिसिटी कितनी आ गई? 3।
तो बेसिसिटी की ना एक डेफिनेशन यहां पे लिखी है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन। अब ये ना एग्जैक्ट डेफिनेशन पता क्या बनेगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन directly attached to, number of hydrogen directly attached to electronegative atom। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मान के चले यहां पे ऑक्सीजन है, क्योंकि एसिड्स में दिस फॉस्फोरिक एसिड का अगर फॉर्मूला लिखूं ना, आपको दिख रहा है कि इसमें क्या आ रहा है 333, तीनों में 3 एच है, बट इसकी बेसिसिटी 3 है, इसकी 3 नहीं है 2 है, इसकी 3 नहीं है 1 है। तो इसका मतलब H तो 3 है, बट बेसिसिटी क्यों फर्क हो गई, क्योंकि बेसिसिटी की डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या आएगी, फॉस्फोरिक एसिड का ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस एसिड का। एक ऑक्सीजन इसमें कम हुआ तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन कम कर दें। तीसरे में क्या आएगा, एक ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, तो इसका मतलब फर्क क्या आ रहा है, इसमें 3 ऑक्सीजन थे, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब कितने H ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, 3। जो H ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वही रिप्लेसेबल होता है। तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। इसमें कितने H है जो O के साथ अटैच्ड है, O के साथ कितने H अटैच्ड है, 2। तो इसका मतलब 60, दिस इज 82/2, तो 2 से डिवाइड हो गया। यहां पे एक ही H है जो O के साथ अटैच्ड है, तो ये 66/1 हो गया। तो इसका मतलब जो बेसिसिटी है वो टोटल H नहीं होते, बेसिसिटी में टोटल H नहीं काउंट करने, कितने H जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वो काउंट करने हैं। तो अगर इतना कुछ याद नहीं कर पा रहे सपोज, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या हो गया, आपको इन तीनों का फॉर्मूला अगर आ जाए ना, फॉस्फोरिक एसिड एक याद कर लो, बाकी में एक O कमी हो रहा है, फॉस्फोरिक में 4, इसमें 3, इसमें 2, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपो। तो इसका मतलब फर्क किस चीज का आ रहा है, फर्क आ रहा है ऑक्सीजन का। अब बेसिसिटी निकालने का शॉर्टकट ट्रिक पता क्या है, जितने ऑक्सीजन है ना उससे एक कम करना, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। तो इसका मतलब याद ना भी करो, वैसे ही पता चल जाएगा। दिस इज ओनली फॉर, ये फास्फोरस में प्रॉब्लम आती है, फास्फोरस वाले 3 में जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम कर दो, वो उसकी बेसिसिटी है। 3 तो 2, 2 तो 1। अब ये आ गया ऑक्सैलिक एसिड, ये भी ऑक्सैलिक एसिड है। दोनों में फर्क क्या आ रहा है ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड एक में वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगाए, एक में लगा दिए, ये हाइड्रेटेड, ये एनहाइड्रस। कितने H है जो O के साथ अटैच्ड है, 2। तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 90/2 49, ऐड करो तो 90 आएगा, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 H को ऐड करके 90 आया। अब यहाँ पे एक वाटर भी प्रेजेंट है, एक वाटर 18 होता है, 2 वाटर 36 हो गया, 36 + 90 126 को किससे डिवाइड किया, 2 से। अब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में CH3COOH, जो HO के साथ अटैच्ड है आपको तो वही काउंट करना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में कितनी आ गई, 1। जो HO के साथ अटैच्ड है आपको तो वो काउंट करने हैं सिर्फ, तो वाटर में 3 काउंट करोगे, तो इसमें एक H आएगा, तो इसका मतलब 60/1। तो इसका मतलब अगर आपको बात कही जाए कि एसिड्स में इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो समझ लग गया। एसिड्स में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपको बेसिसिटी कितनी आई है वो कैलकुलेट कर लो, उस बेसिसिटी को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर वेट से, तब आपके पास इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। तो बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, इसका मतलब आप मेरे को किसी की मोलैरिटी दे जाओ तो नॉर्मेलिटी में निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब अगर इसका 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसके नॉर्मल कितने हो गए, 1 मोलर इनटू 3, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 3 नॉर्मल। किसके लिए बात कर रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड के लिए। तो किसी भी सब्सटेंस में, एसिड में क्या निकालना है आपको, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H positive ions which are present in any case। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना,
तो चलो इसको बाद में कर लेना। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एंड पॉजिटिव आयंस, एसिड का केस दे रहा है आपके पास, तो ये मैंने एसिड के सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए। तो एसिड के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिए। बेस में क्या आएगा, बेस में ये आएगा एसिडिटी। एसिडिटी क्या बोला था, इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो ये एसिडिटी क्या आ रही है, एसिडिटी है कितने OH नेगेटिव वो लूज कर पाएगा, रिप्लेसेबल आयोनाइजेबल, इसमें एक OH नेगेटिव है, इसमें दो OH नेगेटिव है, इसमें तीन OH नेगेटिव है, इसमें एक OH नेगेटिव है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपके पास सेम ही आ गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 डिवाइडेड बाय 1, इसका शेयर 74 डिवाइडेड बाय 2, 78 डिवाइडेड बाय 3, इसका निकाल लेना। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको कितनी OH नेगेटिव है 1, तो उसको 1 से डिवाइड कर देना। तो बेस में प्रॉब्लम नहीं है, एसिड में इसका प्रॉब्लम आई थी कि फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस। इसमें एक शॉर्टकट क्या बताया, जितने ऑक्सीजन उसमें से एक कम कर दो, बेसिसिटी है 4 की 3, 3 की 2, 2 की 1। तो बेस में एसिडिटी, एसिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सॉल्ट में आपके पास n फैक्टर क्या आएगा, सॉल्ट का n फैक्टर है टोटल वैलेंसी। टोटल वैलेंसी का मतलब क्या है, आपको पहले फार्मूला लिखना आना चाहिए। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सोडियम फार्मूले में कितनी बार आ रहा है, सोडियम के पैर में क्या लगा है 1, तो इसका मतलब टोटल वैलेंसी 1 होगी। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, कितनी बार आ रहा है फॉर्मूले में 2, तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी 2। सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, फॉर्मूले में कितनी बार आ रहा है 3, तो टोटल वैलेंसी कितनी आ गई 3। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, कितनी बार आ रहा है पैर में 1, तो 2 into 1 2 होगी। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, फॉर्मूले में कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 into 3 6 हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट 2, फॉर्मूले में कितनी बार आ रहा है 1, तो 2 into 1 2 हो गया। तो इसका मतलब सॉल्ट में आपको केटाइन की टोटल वैलेंसी निकाल लो। फॉर्मूला अगर आपको लिखना आ गया तो इसका मतलब वैलेंसी ऑफ केटाइन इनटू जितनी बार वो फॉर्मूले में आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट उस तरह से निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट किससे डिवाइड हो गया 1 से, इसका मॉलिक्यूलर वेट किससे डिवाइड हो गया 2 से, मॉलिक्यूलर वेट किससे डिवाइड हो गया 3 से, एंड सो ऑन। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को इंटर कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एसिड में क्या निकाला, बेसिसिटी, बेस में क्या निकाला, एसिडिटी, सॉल्ट में क्या निकाला, टोटल वैलेंसी। तो एसिड के लिए एग्जांपल्स क्लियर है, एक एक्सेप्शन क्या आई थी फॉस्फोरिक एसिड। बेस के एग्जांपल्स क्लियर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सॉल्ट में आपने क्या करा, सॉल्ट में केटाइन की वैलेंसी और कितनी बारी फॉर्मूले में आ रहा है, कितनी बारी फॉर्मूले में आ रहा है 1, 2 into 1, 3 into 2, 2 into 1, 3 into 1, 2 into 1, 1 into 1। ठीक है, तो अब आपके पास एसिड आ गया, बेस आ गया, सॉल्ट आ गया, अब आपके पास आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो किसी पे ऑक्सीडेशन करे खुद रिड्यूस हो। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, KMnO4। अब KMnO4 ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, ये अपनी मर्जी से करेगा, मीडियम बताना पड़ेगा। ये कह रहे हैं मीडियम बताओ कौन सा है, अगर तो मीडियम एसिडिक है, अगर तो मीडियम बेसिक है, अगर तो मीडियम न्यूट्रल है, तो मीडियम के साथ ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 पे देखो, आपको पता चल रहा है कि +7 कहां से आया, एक्स पुट करते हुए MnO4 1 नेगेटिव, इस पे एक्स पुट करो, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, तो ये +7 है। एसिडिक मीडियम में ये चेंज किसमें होता है, Mn2 पॉजिटिव, ये याद करना पड़ता है। बेसिक मीडियम में चेंज होता है MnO4 2 नेगेटिव, ये पर मैंगनीट आयन होता है, ये मैंगनीट आयन है। तो MnO4 1 नेगेटिव चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव, ये चलेगा मैंगनीट आयन, और ये आएगा MnO2। आपको इनके चार्ज निकालने हैं, +2 +6 +4 +7 और +2 में कितना डिफरेंस आया 5 का, +7 से +6 कितना डिफरेंस आया 1 का, +7 से +4 कितना डिफरेंस आया 3 का। तो जितना डिफरेंस आया दोनों के चार्जेस में, उतने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा।
तो KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? KMnO4 मीडियम एसिडिक है कि मीडियम बेसिक है कि मीडियम न्यूट्रल है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। इतना कुछ नहीं याद करना, कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख लो। KMnO4 में याद कराया था ना, एक आपको नंबर याद कराया था 56 और 112। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स थे। 5 KMnO4 का, 6 किसका था? डाइक्रोमेट का। 1 1 2 ये फेरस का और ये ऑक्सलेट का, पिछली वीडियो में बताया था ये। तो इस तरह से आपको याद रखो KMnO4 में 5 तो आता ही आता है। एक आप याद रखो अनलकी नंबर 13। तो इसका मतलब एसिड में दिस इज 5, बेस में 1, न्यूट्रल में कितना आ गया? 3, 5 1 3। एसिड बेस न्यूट्रल 5 1 3। तो 5 1 3, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 158। अब ये 158 कहां से आया? K का कितना हो गया? 39। मैंगनीज का कितना हो गया एटॉमिक वेट? 55। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो कितना आ गया? 39 प्लस 55 प्लस 4 इंटू 16, ऐड करो 158 आ जाएगा। तो 158 को किससे डिवाइड किया? 5 से। 158 को किससे डिवाइड किया? कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं? 1 से। 158 को किससे डिवाइड किया? कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं? 3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट 31.6, ये 158 ही आएगा 52.6। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ये बात क्लियर है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ये बात क्लियर है? तो यहां तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एसिड में बेसिसिटी से डिवाइड किया, बेस में एसिडिटी से डिवाइड किया, सॉल्ट में टोटल वैलेंसी से डिवाइड किया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अब एक एग्जांपल दिया मैंने। एक एग्जांपल क्या आ गया? KMnO4 के केस में एसिड बेस न्यूट्रल 5 1 3। कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ कुछ वैल्यूज याद रखनी है। ये देखो सारा आपको पता होगा, सिर्फ इसमें याद रखो। शॉर्टकट क्या है? ऑक्सीजन जितने उसमें एक कम कर दो, फास्फोरस लेके 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। बाकी कोई एक्सेप्शंस नहीं है, फॉर्मूले बताऊं तो निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ आपको 513 याद रखना। तो इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको 1 से डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। बोर्ड पे काफी कुछ लिखा है, बट याद करने वाली चीज कोई नहीं है। थोड़ी सी चीज को शॉर्टकट ट्रिक्स में याद रख लो। कितने ऑक्सीजन है जो H के साथ अटैच्ड है, वो होती है बेसिस। टोटल H नहीं होते, इसके टोटल H 3 थे बट रिप्लेसेबल 1 है। टोटल H 3 थे, रिप्लेसेबल 2 है। टोटल H 3 थे, रिप्लेसेबल भी 3 है। इसमें क्या याद रखना है? 5 1 3। सिर्फ ये चीज याद रख लो, वैसे कर सकते हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है? तो डाइक्रोमेट में क्या है? डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन जो होगा ये क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ये पिछली बार बताया था। इसकी x की वैल्यू निकाल के देखना, +6 आती है। +6 से +3 कितना चेंज हुआ? 3 का। 1 क्रोमियम के लिए 3 का, 2 क्रोमियम के लिए कितना आ गया? 6 का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। इसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी? मोलैरिटी इनटू 6। तो इसका मतलब अगर आपको मोलैरिटी पता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना मॉलिक्यूलर वेट है इसका? 294 को 6 से डिवाइड करो, 49 आ जाता है। तो पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2, क्रोमियम का होता है 52 इंटू 2, ये 7 इंटू 16 ऐड करना 294 आएगा, डिवाइड किससे कर दिया? 6 से। तो इसका मतलब हम कहां पे पहुंच गए? हम पहुंच गए इस केस में KMnO4 और दूसरा क्या आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट। फिर आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में देखो, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बोल देता हूं मैं। मोहर सॉल्ट, या तो आपने करना था 112 फेरस सल्फेट, ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट आयन। मोहर सॉल्ट में कौन सा आयन है जो लूज करता है अपनी H पॉजिटिव? फेरस किसमें चेंज करता है? फेरिक में। जहां पे भी फेरस होगा, फेरस का स्टेबल आयन कौन सा होता है? फेरिक। ऑक्सैलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 नेगेटिव। चेंज इसमें करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंसिंग करके रखा हुआ है। कुछ भी नहीं याद करने का तरीका। रिड्यूसिंग एजेंट आपके सिलेबस में 112 नंबर है,
1 1 2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे? 5 1 था, 6 1 था। 5 KMnO4, 6 क्या आ गया? डाइक्रोमेट। और KMnO4 में थोड़ी सी और चीज क्या आ गई एक्स्ट्रा? 513 नंबर आने लगी। तो वैल्यूज याद रखो, ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए पेपर में तो सिर्फ कंसेप्ट आपको बोलेगा इसका। 5 1 3 6 1 1 2 5 6 1 1 2 5 के साथ एक्स्ट्रा 1 3, इतना ही याद कर लो, बाकी सारी बात तो इसका मतलब समझने वाली थी। ये सिर्फ लेक्चर आ रहा है आपके पास समझाने के लिए कि इक्विवेलेंट वेट्स कैसे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, याद रखना चाहिए ये सारी चीजें। इसका मॉलिक्यूलर वेट 392 होता है। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट 392 डिवाइडेड बाय 1 ही तो आएगा। इसका ऐड कर देना 278, 1 ही तो आएगा। ऑक्सीलेट का 88 को किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो इसका मतलब अगर इक्विवेलेंट वेट निकालने तो आगे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद अगर कोई बाय चांस पता कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन को ट्रिकी करना हो, फेरस ऑक्सलेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। फेरस ऑक्सलेट, ये रहा फेरस और ये रहा ऑक्सलेट। फेरस ने भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है 1, ऑक्सलेट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। तो फेरस ऑक्सलेट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टोटल? 3। तो ये फेरस ऑक्सलेट बन गया। फेरस ऑक्सलेट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? कोई 3 आएंगे। तो ये बात रखोगे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने आए इसमें? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने आए इसमें? 3। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीजें आपको मैंने यहां पे क्लियर करी। तो टोटल स्टार्ट कहां से किया था? एसिड में बेसिसिटी से, बेस में एसिडिटी से, सॉल्ट में टोटल वैलेंसी से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक मेरे पास सब हो गया KMnO4। उसमें क्या याद करवाया था? 5 1 3। डाइक्रोमेट में किससे डिवाइड करना है? 6 से। रिड्यूसिंग एजेंट में किससे डिवाइड करना है? 112 से। तो रिड्यूसिंग एजेंट में 1 1 2। सिर्फ एक एक्सेप्शन क्या आ गई? फॉस्फोरिक एसिड की एक्सेप्शन आ गई, फॉस्फोरस के केसेस की एक्सेप्शन है, बाकी देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी याद करने की चीज है 513 नंबर याद रख लो, 56 और 112 याद रख लो। सारा टेबल, सारा जो मैंने अभी तक करवाया वो सारी चीजें यहीं पे कंपाइल हो जाती है। फेरस ऑक्सीडेट में एक फेरस भी लूज होता है, एक ऑक्सीडेट लूज होता है, दोनों में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 आते हैं। यहां से ये क्लियर होता है, नोट किया होगा या आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, इसको लो ताकि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट्स का कांसेप्ट यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा दें। नॉर्मेलिटी का कांसेप्ट शुरू किया था, नॉर्मेलिटी डिटेल्ड लेक्चर हुआ इसमें, क्योंकि ना नॉर्मेलिटी में मैंने एक्सप्लेन करी, मैंने इक्विवेलेंट वेट्स एक्सप्लेन करे। तो नॉर्मेलिटी वाज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बटा वॉल्यूम इनटू 1000। तो उस तरह से रिलेट करते हुए इक्विवेलेंट्स के कांसेप्ट पे आए। तो इक्विवेलेंट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। वो n फैक्टर क्या था? एसिड में बेसिसिटी, बेस में एसिडिटी, सॉल्ट में टोटल वैलेंसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और रिड्यूसिंग एजेंट्स में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्लियर है? तो ये आपका एक टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट भी करते जाना चाहिए इसे। तो ये सारी चीज आपके पास नॉर्मेलिटी तक में पहुंच गया। तो नॉर्मेलिटी के कांसेप्ट को मैंने खत्म कर दिया। अब आपके पास कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर दिए मैंने? एक आपके पास टॉपिक क्लियर हो गया, परसेंटेज स्टार्टिंग का था ना, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर क्या करा था? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और परसेंटेज में रिलेशन दिया था। फिर क्या करा था? ppm, ppb। फिर क्या करा था? मोलैरिटी, मोलैरिटी को काफी डिटेल में डिस्कस किया। साधारण फॉर्मूले आए, मिक्सिंग के फॉर्मूले आए, डिफ्यूजन लॉ आया। फिर मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी में बेटर मेथड क्या था? मोलैरिटी और मोलैरिटी में बेटर मेथड क्या था? मोलैरिटी, क्योंकि वो वेट पे डिपेंड करता है और वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम टेंपरेचर के साथ चेंज करेगा, वेट टेंपरेचर से चेंज नहीं करता। नॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम के साथ चेंज करती है, ये टेंपरेचर के साथ चेंज करेगी। इट इज नॉट ए बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन।